नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है। यानी कोरोना का संक्रमण तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है सावधानी बरतना और अगर संक्रमण हो भी जाता है तो सही समय पर इलाज करना। इसी पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, देश में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से ही है या फिर डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण भी एक बार फिर से देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात करें हम कोविड के केसेस की तो फ्रॉम जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये जानना कि हाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जानने की कि ओमाइक्रॉन के चलते हैं या डेल्टा के चलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिफरेंस है इन दोनों में क्लिनिकली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी है जो मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है दोनों सिचुएशन में वो सेम ही रहना है। तो जो हम ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है या कोई और नया वेरिएंट आया है, ये मोर ऑफ सर्विलेंस पर्पस के लिए होता है जो एपिडेमियोलॉजिस्ट को कैरी ऑन करते रहना पड़ता है ताकि देखते रहें कि कोई ऐसा नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है कि जो कि आगे भी परेशानी कर सकता है। तो अभी जो भी डेटा सजेस्ट यही कर रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट आई थिंक 85% से ऊपर जो केसेस अब है ओमाइक्रॉन के चलते ही हो रहा है। लेकिन सभी पेशेंट्स का जो हम जीनोटाइप नहीं कर सकते हैं तो इसलिए सब में 100% सर्टेनिटी के साथ बताना कि ये ओमाइक्रॉन या डेल्टा ये पॉसिबल भी नहीं है और उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी ऐसा सच नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अभी जो मेजोरिटी केसेस हैं वो ओमाइक्रॉन के चलते ही हैं, कुछ केसेस डेल्टा वेरिएंट के चलते भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बताया जाता है कि बहुत ज्यादा संक्रामक या इन्फेक्शियस है और तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। अब इस समय जब हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों में ये संक्रमण हो रहा है, तो अब खुद को बचाएं कैसे, क्या करें ऐसा? देखिए, ये साइंटिस्ट पहले भी शंका जता चुके थे कि समय के साथ ज्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट आएगा। ये डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। वायरस काफी इंटेलिजेंट है, इसको हम भले ही हमारी आंखों से नहीं दिखता है लेकिन ये जानता है कि इसको अगर सर्वाइव करना है तो ह्यूमन होस्ट के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसकी कोशिश यही है कि इस वे में इवॉल्व करे कि ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, एट द सेम टाइम जो होस्ट है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए ताकि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जो ओ माइक्रॉन वेरिएंट है वो भी इस इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। जब ये वायरस जो है पिछले वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं उससे काफी ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है और जो इनिशियल डेटा यही सजेस्ट करता है कि जो विरुलेंस की बात है, जो डैमेज जो हमारे शरीर को पहुंचा रहा है वो बाकी वेरिएंट के मुकाबले रिलेटिवली कम है। तो मैं कहूंगा कि इस वायरस से बचने का जो तरीका है वो दो ही है। एक तो ये कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं अगर अभी तक नहीं कराया है, जो बूस्टर के लिए एलिजिबल है वो बूस्टर लगाएं। और दूसरा जो है, जो कोविड नियमों का पालन के बारे में हम शुरू से कह रहे हैं, भाई कोविड नियमों का पालन एक ऐसा हथियार है जो कि हर वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा। तो अगर आप ढंग से टाइट फिटिंग मास्क पहने, हैंड वॉशिंग पे ध्यान रखें, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, तो ये अपने आप को डेफिनेटली इस वेरिएंट से भी बचा सकते हैं। इसमें कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग, एक मैं कहूंगा कि सैचुरेट हो चुके हैं, उन्हें पता है क्या करना है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे। तो अगर सुरक्षित रहना है तो कोविड नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे वो ओमाइक्रॉन हो, डेल्टा हो। बचाव का तरीका वही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इसी पर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता कि मास्क को लेकर के जब पिछली लहर आई थी तो काफी सारी बातें हुई थी। अभी क्या वही सब बातें इस पर भी एप्लीकेबल है या फिर कुछ खास तरह का मास्क या कुछ N95 मास्क लगाना जरूरी है जिससे कि इसका इन्फेक्शन कम से कम हो? देखिए, टेक्निकलिटी में जाएं तो एक अच्छा फिटेड N95 मास्क इस सिचुएशन में सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो N95 मास्क के साथ ये दिक्कत आती है कि मैक्सिमम लोग उसको ज्यादा देर तक पहन के नहीं रख सकते।
उन्हें परेशानी होने लगती है, उसको फिडल करना शुरू करते हैं, हिलाना शुरू कर देते हैं, उसको खोलना शुरू कर देते हैं, जो कि इनफैक्ट और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछे तो कोई भी मास्क जो कि बेसिकली अगर कपड़े का भी मास्क है तो आप एक सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं कि अगर उसके थ्रू अगर लाइट जो है सनलाइट क्रॉस नहीं कर रही है तो वो एक हद तक इफेक्टिव मास्क मान सकते हैं। लेकिन कोई भी मास्क आप यूज करें उसमें एक नोज क्लिप जरूर होना चाहिए ताकि आप जब मास्क पहने वो एक टाइट फिटिंग हो, आपके नाक और मुंह को अच्छे से ढक के रखे। जहां तक पॉसिबल हो अगर N95 आप यूज नहीं कर रहे हैं तो प्रेफरेबली आप डबल मास्क का यूज करें, कपड़े का ही 2 मास्क यूज करें या सर्जिकल मास्क है वो आप 2 यूज करें। लेकिन सबसे जरूरी है कि जो भी मास्क यूज करें आप उसको ढंग से यूज करें, यानी कि जब तक अगर आपका नाक और मुंह अच्छे से नहीं ढका है, आप दुनिया का कोई भी मास्क यूज कर लो, आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली टाइप ऑफ मास्क के साथ साथ मास्क को यूज करने का तरीका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके बचाव के लिए। तो तरीके पे भी ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम हम देखते हैं कि एक फैंसी N95 मास्क आपने पहना हुआ है लेकिन ढंग से नहीं पहना हुआ है, या आपके मुंह के ऊपर आया हुआ है या इनफेक्ट गर्दन में लटका हुआ है। तो वैसे आप N95 लेकर भी घूमेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। जी। तो साहब एक समस्या जो लोगों के सामने आ रही है वो ये कि ये जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट, इसके लक्षण बहुत माइल्ड हो हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दी ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कोरोना का संक्रमण है या फिर आम सर्दी-जुकाम या कोई और प्रॉब्लम है। तो क्या कोई ऐसा पहला लक्षण है जिसके होने पर ये इंडिकेशन हो जाए कि हाँ भाई अब कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए या फिर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए अभी के सीजन में जो कोल्ड है, फ्लू है एंड ऑफ कोर्स कोविड तो है, ये तीनों काफी कॉमन इस सीजन में होते हैं अभी जो है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं जी। कहूंगा कि अगर आपको कोई भी सर्दी जुकाम के लक्षण है तो फटाफट से अपने आप को आइसोलेट करवाइए कीजिए और अपना टेस्ट करवाइए। जब तक टेस्ट में आप नेगेटिव नहीं आते तब तक आप अपने आप को कोविड सस्पेक्ट केस मानकर ही रखिए, अपने आप को बाकी लोगों से अलग रखिए, ताकि अगर वो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अगर कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब तक आप किसी को इन्फेक्ट और न करें। तो मैं कहूंगा कि अभी क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना कि ये कोल्ड है, फ्लू है या कोविड है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी बॉडी एक कुछ भी होता है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, टेस्ट कराएं, नेगेटिव आने पे ही आप बाहर निकले, अपने आप को कोविड पेशेंट ना माने। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो ये जो समय है जिसमें आप बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं इस ये में कि ये नहीं नहीं ये तो मुझे सर्दी जुकाम वैसे ही हो गया है, वो पार्ट बच सकता है। जी। डॉक्टर साहब क्या कोरोना संक्रमण की पुष्टि अगर हो जाती है, तो क्या घर पर इलाज करने से ही मरीज़ ठीक हो जाएगा? और ऐसी कौन-सी स्थिति होगी, क्या इंडिकेशन होगा जब ये लगेगा कि इसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे हम पिछली बार बात करें तो जब पल्स रेट कम होने लगता था, साँस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कहा जाता है कि अब आप अस्पताल ले जा सकते हैं। क्या अभी इस वेरिएंट में वैसी ही चीज़ें हैं या कुछ अलग इंडिकेशंस हैं? देखिए जो ओमाइक्रोन वेरिएंट के चलते जो भी केसेस हम देख रहे हैं, इस वेव में हम जो केसेस देख रहे हैं मोस्टली माइल्ड हो रहे हैं। अब ये वायरस के स्वरूप के चलते ऐसा हो रहा है कि ये हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो हमने वैक्सीनेशन लिया, जो पहले जो डेल्टा वेव के समय इन्फेक्शन हुआ उसके चलते इम्यूनिटी मिली, जिसके चलते हम आज बेहतर हैं, सुरक्षित हैं, हमारे ज्यादा सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। जो भी कारण है, तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो है माइल्ड सिम्टम्स के साथ है, इसलिए वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पैंडेमिक का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि जब तक आपको 8-10 दवाइयां नहीं दी जाएगी, 2-4 नई फैंसी ड्रग्स नहीं दी जाएंगी तब तक आप ठीक नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजोरिटी ऑफ टाइम ऑल आपको जो जरूरत है वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर बुखार है तो पैरासिटामोल ले लिया, सर्दी जुकाम है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशन ले लिया, खांसी है तो आपने कोई कफ सिरप डॉक्टरी सलाह में ली। अगर आपको जो है अगर नाक बंद है, गले में दर्द है, तो अगेन आपको जो स्टीम और गागल करने से आपको सहायता मिल सकती है। तो इन मामूली तरीकों से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से नई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली जो लोग घर पे रहते हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। और इनकी मॉनिटरिंग का जो तरीका है, वो बेहतर ये होता है कि हम एक चार्ट बनाएँ कि भई इनके जो सिम्पटम्स थे, अगर बुखार था, वो बुखार ठीक हुआ कि बढ़ रहा है? जो खाँसी थी, वो ठीक हो गई या बढ़ रही है? जो इनका पल्स रेट है, वो कम था, ज़्यादा था, वो क्या हो रहा है?
अगर उनका सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, वो क्या कम तो नहीं हो रहा है? कोई नया सिम्पटम ऐसा आ रहा है, क्या ये जो पेशेंट है वो गफलत में तो नहीं जा रहा है? कोई नए ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है? ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टरी सलाह के साथ पेशेंट को फटाफट से जो सबसे नज़दीकी कोविड सेंटर है, वहाँ पे शिफ्ट करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वेव में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से घर पे ही ठीक हो सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा क्या किसी खास दवा की भी ज़रूरत पड़ती है और क्या कोई नई दवा पिछली लहर के बाद अब आई है ऐसी जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? देखिए, कुछ दवाइयों को रिस्ट्रिक्टिव इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन मिला है। इसका ये मतलब होता है कि ये दवाइयाँ एक कंडीशन के साथ आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है कि एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट में आप दे सकते हैं डॉक्टरी देख-रेख में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पैंडेमिक में सबको यही लगता है कि कोई भी ऐसी दवाई लॉन्च होती है, तो उन्हें लगता है कि ये तो भई रामबाण है, इसके बिना तो हमारा इलाज हो ही नहीं सकता है, जिसको नहीं मिलेगा वो तो बच ही नहीं सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सारी दवाइयाँ जैसे अभी जो है एक मॉलिपिनाविर के बारे में सभी लोग सुन रहे होंगे और उसको इस तरह से मार्केट किया जा रहा है कि भई इसके बिना तो पेशेंट बच ही नहीं सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह के भ्रामक इन्फॉर्मेशन मैसेज में आप बिल्कुल ना जाएँ। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स खुद से ठीक होने हैं, उनको कोई दवाई दी जाए, ना दी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी दवाइयाँ लॉन्च होती हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन का, उनके यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय तक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग ही है जिनमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली जो मॉलिपिनाविर है, इसका जो यूज़ है जो अप्रूवल जो दिया गया है, वो है कि अगर कोई कोमॉर्बिडिटी के साथ पेशेंट है, जिनमें और कोई थेरेप्यूटिक ऑप्शन हमारे पास नहीं है, जिसमें बीमारी प्रोग्रेस होने के चांसेज़ हैं, सिर्फ़ उसी में यूज़ करना है। लेकिन समहाउ इस वे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सबको दिया जा सकता है। तो इस दवाई के अपने रिस्क हैं, इसमें जो वायरस में जो म्यूटेशन करता है उसके चलते जो वायरस का स्वरूप बल्कि और खतरनाक वायरस जनरेट होने की पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट पेशेंट में देंगे तो उसके फीटस पे असर पड़ सकता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो मेल हैं, उनके गोनेडल सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है, जिसके चलते हम कहते हैं कि अगर किसी यंग पेशेंट को आपने दिया है, तो 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में करें क्योंकि वो फिर अगर अपना फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो जो टेरेटोजेनिसिटी है वो बच्चे में हो सकती है इसके चलते। तो इसमें ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसको इतना सेफ दवाई नहीं मानना चाहिए कि ये सबको लेना है। उसी तरह जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इंडिया में अवेलेबल है, वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव था। उस समय जब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा था, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उस सिनेरियो में वो फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव था। लेकिन आज के समय में जो प्रीडोमिनेंटली ओमाइक्रॉन है, मैक्सिमम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या प्रीवियस इन्फेक्शन के चलते उनमें एंटीबॉडी ऑलरेडी है, ऐसे लोगों में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है क्योंकि एक तो ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव ही नहीं है। तो इस तरह का जो फैंसी दवाइयाँ हैं, वो आप बेवजह यूज़ ना करें क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में इनकी ज़रूरत है नहीं एंड इससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। जी, डॉक्टर साहब इस बार बच्चों में भी इन्फेक्शंस जो है वो देखे जा रहे हैं। पिछली लहर में हम लोगों ने ये देखा था कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों पर नहीं पड़ा था। अब इस बार क्या बच्चों को लेकर के कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अभी मुझे नहीं पता आपका सोर्स कहाँ से है कि बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन उसी रेट पे हो रहा है जैसे पहले वेव्स में हो रहा था और वही सिम्पटम्स आ रहे हैं जो पहले वेव में आता था। कुछ भी ऐसा अलग नहीं हो रहा है जिसके लिए मैं कहूँ कि इस वेव में बच्चे ज़्यादा परेशानी में पड़ने वाले हैं या उनमें सिम्पटम्स जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं, ज़्यादा सीरियस टाइप के बच्चे आ रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। और जैसे कि पहले वेव में हमने बचाव के लिए बच्चों के लिए हमेशा कहा है क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन का ऑप्शन हमने 15 साल के नीचे वालों का नहीं है, तो उनको बचाना हमारी ज़िम्मेवारी है और वो बचाने का तरीका वही है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ और जो कोविड नियमों का पालन है वो करते रहें क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल वैसे भी नहीं जा रहे हैं, तो अगर वो इन्फेक्ट होते हैं, वो आपके चलते होंगे। तो अगर आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हैं। जी, डॉक्टर साहब और एक चीज़ और देखी जाती है खासकर जो माता-पिता हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी बूस्टर्स ये बहुत चलन बढ़ गया है देने का। इसकी क्या ज़रूरत होती है और क्या इससे कोई फ़ायदा होता है डॉक्टर साहब? अविश सिर्फ दवाइयाँ खाने से अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता तो फिर दुनिया में किसी का इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर नहीं होता। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक हेल्दी खाना, हेल्दी फिज़िकल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों से आपका इम्यून रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है।
जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनका समय पे आपने वैक्सीनेशन करवाया है, जो भी वैक्सीनेशंस होते हैं पीडियाट्रिक प्रोग्राम में, वो सब लगवाया है, सही उनको लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं आप, जंक फूड से अवॉइड करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी ठीक करते हैं, ना कि आप उनको मल्टीविटामिन्स खिलाते रहे और उम्मीद करें कि इसके चलते इनका इम्यून रिस्पॉन्स ठीक रहेगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप अपनाइए खुद भी और बच्चों को भी अपनाने के लिए एनकरेज कीजिए। उसी से आपका इम्यून रिस्पॉन्स ठीक हो सकता है, ना कि ये मल्टीविटामिन्स खाने से। जी, तो साहब आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ी-सी ये भी सलाह दें, खासकर जो बहुत से मैसेजेस इस समय वायरल होते हैं ऐसे टाइम पे, उस पे लोग कितना भरोसा करें और ऐसे टाइम पे सही जानकारी के लिए लोग क्या करें? बिल्कुल, ये पैंडेमिक के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन मैं कहूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन पैंडेमिक है, जो इवन डब्ल्यूएचओ ने इसको इन्फोडेमिक के नाम से कहा है। तो जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो गलत मैसेज है, वो ज़्यादा फास्ट प्रोपेगेट होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो अगर कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज ऐसे आए जो क्लेम करे कि भाई ये चमत्कारी सॉल्यूशन है इस बीमारी का, या इस फलाना डॉक्टर ने कहा है ऐसा करो, किसी भी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज टाइप करके और सर्कुलेट कराएगा। और ऐसा कोई भी चमत्कारी सॉल्यूशन आएगा तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप पे नहीं दिखेगा, किसी भी रिलायबल मीडिया चैनल पे, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे, या जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एम्स, आईसीएमआर, इन सब के वेबसाइट के थ्रू इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप किसी भी तरह इस भ्रामक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसके में के चक्कर में ना आए। मैं कहूंगा बी अ बैरियर एंड नॉट अ कैरियर टू दिस मिस इन्फॉर्मेशन पैंडेमिक, क्योंकि इस पैंडेमिक के समय में ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रहा है, वो ज्यादा घातक हो सकता है इस पैंडेमिक के मुकाबले। तो इसलिए बहुत सावधान रहें और बेवजह मैसेजेस आप फॉरवर्ड ना करें, जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। कोरोना को हराना है के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।